नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। साथियों, सामाजिक विज्ञान की लगातार कंटिन्यू MCQ आप सभी के लिए करवा रहा हूं। इसी कड़ी में आज MCQ सीरीज नंबर 11 चलेगा और इसमें आज हम इस वीडियो में गुप्त काल पर बात करेंगे। जी हाँ, गुप्त काल से जुड़ा हुआ अति महत्वपूर्ण जो कि व्यापम में पूछे गए प्रश्न उत्तर सीरीज आज की इस वीडियो में संचालित करेंगे। साथ ही अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। चलिए तो आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। चलिए 30 प्रश्नों की दमदार जो सीरीज है शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? तो दिल्ली के जो मेहरौली स्तंभ है उसमें कौन से गुप्त शासक का नाम अंकित है मेरे दोस्तों? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या श्रीगुप्त। सीजी व्यापम में 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है और इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का। इसमें क्या है भाई, जिक्र या अंकित किया गया है। देखिए मेहरौली स्तंभ क्या है, तो यह एक रसायन का अद्भुत नमूना है। ठीक है, और एक चीज मैं और आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है मेरे दोस्तों, इसको विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई है। याद रखना किसकी उपाधि दी गई है? विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। और मेहरौली जो स्तंभ बना हुआ है यह दिल्ली में है और इसी में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का वर्णन किया गया है। अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विजय प्राप्त किया था उसका ही जो वर्णन है इसमें किया गया है। यह रसायन शास्त्र का एक नमूना है जिसमें आज तक क्या हुआ है मेरे दोस्तों, जंक नहीं लगा है। इसको याद रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है और ये जो दूसरा प्रश्न है कूट संकेतन वाला है। निम्न को पढ़ना है आपको कथन को। पहला कथन कहता है, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता थे। तीन विकल्प देखो, इसमें 3 क्रमांक है, कथन है जिसके अलग अलग विकल्प की बात की गई है। इसमें हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का एक प्रसिद्ध कवि था और इसके अलावा वह प्रयाग प्रशस्ति के भी रचयिता थे। मतलब कवि थे और रचयिता थे, मतलब पहला और तीसरा ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर डी। ठीक है मेरे दोस्तों, CGPSC में 2017 में आया है। और एक चीज और याद रखना, यहाँ पर देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना विशाख दत्त ने की थी। ठीक है, इसलिए ये दूसरा कथन पूर्णतः यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना किसने की थी मेरे दोस्तों? विशाख किसने की थी भाई? विशाख दत्त ने। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर विशाख दत्त ने क्या की थी? देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी। ऐसे ही शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी। याद रखना है भाई। नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की थी। किसने? नारायण पंडित ने। और विष्णु शर्मा, ये तो आप सभी जान रहे हैं, ETV में पहले पंचतंत्र देता था, तो विष्णु शर्मा ने किसकी रचना की थी मेरे दोस्तों? पंचतंत्र की रचना की थी। और एक चीज और यहाँ पर याद रखना, पंचतंत्र को लेकर संसार में बाइबिल के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ में से एक है आपका पंचतंत्र। ठीक है, उसके बाद होता है भावभूति और भावभूति को मालती माधव, देखो भावभूति है रचनाकार जिसको मालती माधव के रचनाकार है ये भावभूति। उसके बाद कामसूत्र के रचयिता कौन है भाई? तो कामसूत्र के लेखक कौन है मेरे दोस्तों? वात्स्यायन है। और अष्टाध्यायी के जो रचयिता है महर्षि पाणिनि है। तो इतना आपको याद रखना है। कालिदास जी बहुत सारे रचना रचे हैं और जितने भी रचनाकार हुए हैं ये सभी गुप्त काल में ही हुए थे मेरे दोस्तों। याद रखना, जितने भी रचनाकार हुए हैं वे गुप्त काल में ही हुए थे, इसलिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल ही इस गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है। देखो भाई, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन था? हिंद यूनानी लोग, कुषाण या गुप्त? तो किसका था मेरे दोस्तों? तो
इसका सटीक उत्तर हो जाएगा गुप्त था, जिन्होंने भागवत संप्रदाय के विकास में अपना क्या किया था भाई, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक चौथा। तो देखो भाई प्रश्न चौथा क्या है, निम्न में से कौन जो है गुप्त वंश का प्रथम शासक था। देखो गुप्त वंश का प्रथम शासक एवं संस्थापक ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या डी घटोत्कच या ई स्कंदगुप्त। देखो अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त कौन था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य क्या है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों, श्रीगुप्त को गुप्त वंश के संस्थापक माने, तो उत्तर हो जाएगा आपका सी श्रीगुप्ता। ठीक है ना। चलिए और इस गुप्त को, श्रीगुप्त को क्या कहा गया है मेरे दोस्तों, तो आदिराज दो उपाधि इनको मिला है। क्या क्या मिला है, आदिराज के उपाधि मिला है एक तो, और एक उपाधि मिला है महाराज। महाराज और आदिराज ये दो उपाधि जो है किसको मिला है भाई, श्रीगुप्त को मिला हुआ है। चलिए 4 प्रश्न हो गए, प्रश्न 5 पर आते हैं। देखो भाई 5वां प्रश्न क्या कहता है, निम्न भारतीय आविष्कार की सही जोड़ी। अभी हमने बात किया लेखक के, किसने कौन से लेख लिखा है, उसी का आपको जोड़ी मिलाना है। ठीक है ना। देखो चरक ने किसकी रचना की, अभी इसको कथनों पे आपको आना होगा, सही जोड़ी को आपको बताना है। आर्यभट्ट ने परिक्रमा की तो रचना नहीं की, भास्कराचार्य ने नहीं, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की है मेरे दोस्तों, ये भी गलत है। चरक ने आयुर्वेद के रचनाकार कौन है, चरक हैं। ठीक है तो ए सही उत्तर है। आगे जो अगला प्रश्न है 6वां, देखो प्रसिद्ध नाटककार और कवि कालिदास किसके राज दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तो किसके राज दरबार के 9 रत्न में से एक थे मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या डी कुमारगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त। तो किसके दरबार के 9 रत्न में से एक हैं, सीजीपीएससी में आए हुए हैं, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ये 9 रत्नों में से एक रत्न थे। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 7वां, और सवाल 7वां क्या कहता है, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापथ या दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है। कितने शासक का उल्लेख है भाई प्रयाग प्रशस्ति में, तो देखिए ऑप्शन है ए 10, बी 8, सी 12 या डी 15। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है मेरे दोस्तों, इस प्रयाग प्रशस्ति में कितने राजाओं का उल्लेख है, तो यह एक शिलालेख है। सबसे पहले तो मैं बात कर लूं, जो प्रयाग प्रशस्ति है यह एक शिलालेख है, और इस शिलालेख में समुद्रगुप्त जो है दक्षिण विजय अभियान पर किस पर, समुद्रगुप्त जी द्वारा दक्षिण विजय अभियान पर 12 राजाओं को पराजित किया था। कितने राजाओं को किया था मेरे दोस्तों, 12 राजाओं को। तो उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है ना। ये सीजी व्यापम में, पटवारी में, ये भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 8वां है, प्रयाग प्रशस्ति में निम्न में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कृष्ट। देखो ये जो शिलालेख है प्रयाग प्रशस्ति का, कौन से सम्राट का उल्लेख है, अभी जस्ट मैंने इसको बताया, समुद्रगुप्त है ना। तो चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। तो क्या होगा भाई आंसर, समुद्रगुप्त। ठीक है ना। चलिए प्रश्न 9वां देखो, 9वां क्या कहलाता है, क्या कहे, अंक गणित में शून्य की खोज का श्रेय किसको गया है भाई, ए डाल्टन, बी कोपरनिकस या सी गैलीलियो या डी ब्रह्मगुप्त। अंक गणित में शून्य की खोज का श्रेय सीजी व्यापम में आया हुआ है, और
ब्रह्मगुप्त को जो है शून्य की खोज का श्रेय गया है। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल नंबर 10वां की तरफ बढ़ेंगे मेरे दोस्त। देखिए 10वां प्रश्न कहता है निम्न में से किस स्थान पर प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध जो 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? भीतरगांव, रामगढ़, देवगढ़ या मोढेरा। तो कहां पर है? सीजी व्यापम में ये पूछ गए हैं। सी अर्थात देवगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करेंगे। ये जो देवगढ़ पर थोड़ा सा बात कर ली जाए, जो कि दशावतार मंदिर है, झांसी उत्तर प्रदेश में ये आता है। चलिए प्रश्न 11वां देखिए। प्रश्न 11वां कहता है निम्न में से कौन सी बौद्ध कला की शैली नहीं है? नहीं मतलब की पॉइंट है। ए गंधार, बी मथुरा, सी नागार्जुन कोंडा या डी अमरावती। सीजी व्यापम में आए हैं और नागार्जुन कोंडा इसका सटीक एवं सही उत्तर है। ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए देखिए मूर्ति निर्माण की 3 कलाओं का जिक्र है और इनमें से कौन सी कला की शैली नहीं है? तो नागार्जुन कोंडा। तो कौन कौन सी कलाएं हैं 3 कलाओं में? गंधार मूर्ति कला, ठीक है, उसके बाद मथुरा कला और अमरावली मूर्ति कला। ये 3 कला आता है और नागार्जुन कोंडा जो कला है वह आंध्र प्रदेश की कला है। ठीक है मेरे दोस्तों। सॉरी एक स्थल है ये, है ना। चलिए अगला सवाल आता है 12वां। कालिदास की साहित्य कृति कौन सी नहीं है? देखो भाई नहीं है बोला गया है ना यहाँ पर। तो कालिदास जी जिसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और इस कालिदास ने अनेकों रचनाएं लिखी है। कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमवंशीय, मालविकाग्निमित्रम जैसी रचनाएं लिखी है। ऑप्शन है जो नहीं है मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, विक्रमवर्षीय। अभी जस्ट मैंने नाम लिया है तो ए इसका उत्तर नहीं है, अर्थात कालिदास ने मृच्छकटिकम की रचना नहीं की है। तो मृच्छकटिकम की रचना किसकी की है भाई? किसकी रचना है? यह शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है मेरे दोस्तों? शूद्रक की रचना है। चलिए अगला सवाल आता है हमारा सवाल नंबर, देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 13 है। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अब सही उत्तर को चुनना है, सही जोड़ी को बनाना है। भोज, दुर्गावती, समुद्रगुप्त, अशोक, उज्जैन, विदिशा, धार, गोरवाना। तो सही जोड़ी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका सटीक उत्तर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा? तो आपका भोज धार में आ जाएगा, ठीक है भाई। दुर्गावती गोरवाना में आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। समुद्रगुप्त विदिशा में आ जाएगा और ये जो अशोक गुप्त है वह किस में आ जाएगा भाई? तो आपका उज्जैन। कहने का तात्पर्य है डी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे और 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक कौन हैं? तो देवी चंद्रगुप्तम के लेखक ए कालिदास, बी शूद्रक, डी हरिशेन, सी हरिशेन या डी विशाख दत्त। तो भाई इसको हमने देखा है, देवी चंद्रगुप्तम की रचनाकार हैं आपके विशाख दत्त। कौन है भाई? विशाख दत्त, ठीक है। सीजी व्यापम में अन्वेषक के परीक्षा 2013 में ये आया हुआ है और विशाख दत्त ने 2 रचनाओं का रचना किया है। एक तो मुद्रा राक्षस जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का उल्लेख इसमें किया गया है, और एक है देवी चंद्रगुप्तम जिसमें रामगुप्त से संबंधित रचनाएं हैं, जो कि दोनों ही भाषा अर्थात इनकी जो रचनाएं हैं कौन सी भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तो संस्कृत भाषा में जो इनकी रचनाएं हैं लिखी गई है। आइए आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। प्रश्न 15 क्या कहता है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? देखो भाई
अब कालिदास कवि के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है मेरे दोस्तों? इलाहाबाद स्तंभ में, ऐहोल के उत्तीर्ण लेख में, अल्पादु दाने लेख में या हनुमकोंडा उत्तीर्ण लेख में। तो किसमें हुआ है मेरे दोस्तों? तो यह ऐहोल के उत्तीर्ण लेख में जो है इसका उपयोग हुआ है। ठीक है, और ये जो है आपका संस्कृत भाषा में ऐहोल इस अभिलेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? संस्कृत। चूंकि मेरे दोस्तों कालिदास जो है संस्कृत भाषा में ही लेख लिखा है, इसलिए उन्होंने जब अभिलेख लिखा ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख, तो भी उन्होंने संस्कृत भाषा का उल्लेख किया है। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 16। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा गुप्त वंश का संस्थापक था? देखो, गुप्त वंश के संस्थापक ए चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक एवं प्रथम शासक श्रीगुप्त को कहा गया है। ठीक है, तो गुप्त वंश के संस्थापक एवं प्रथम शासक किसे कहा गया है मेरे दोस्तों? श्रीगुप्त को कहा गया है। तो चंद्रगुप्त कौन था? ये मौर्य वंश के संस्थापक एवं प्रथम शासक थे। ठीक है ना? ये भी सीजी व्यापम में आ चुके क्वेश्चन है। अगला सवाल 17 नंबर का प्रश्न है, उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है ए उज्जैन से, बी मथुरा से, सी महिष्मती से या डी कौशाम्बी से। तो किससे संबंधित है मेरे दोस्तों? उत्तर हो जाएगा ए, यह जो है उज्जैन से संबंधित था। अगले सवाल की तरफ बात करें, सवाल नंबर 18 है। क्या कहता है भाई? 18वां प्रश्न देखिए, वराहमिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता का संबंध किस विषय से है? देखो, बृहद संहिता के रचनाकार कौन है मेरे दोस्तों? तो वराहमिहिर जो कि बृहद संहिता के रचनाकार हैं। और इसका जो क्षेत्र क्या है? ए ज्योतिष, बी औषधि, सी अर्थशास्त्र या डी व्याकरण। जो वराहमिहिर है ज्योतिष विद्या के ये ज्ञाता थे। इन्होंने इसलिए ज्योतिष विज्ञान में इन्होंने लिखा है कि इसने आपका वराहमिहिर, और सीजी व्यापम में केमिस्ट के एग्जाम में ये जो प्रश्न है आ चुका है। सवाल नंबर 19 क्या कहता है भाई? तो गणितज्ञ जो है जिन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया, किसने दिया? ए पाणिनि ने, बी वराहमिहिर ने, सी आर्यभट्ट ने या डी भास्कर ने। तो शून्य का सिद्धांत किसने दिया है मेरे दोस्तों? ये भी सीजी व्यापम में आए हुए प्रश्न है। और आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया। किसने दिया है शून्य का सिद्धांत? तो आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया। और अंक गणित में शून्य की खोज का श्रेय ब्रह्मगुप्त को जाता है। याद रखना, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्तों। शून्य की खोज का श्रेय तो ब्रह्मगुप्त को जाता है, जबकि शून्य का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्यभट्ट ने दिया था। ठीक है ना? चलिए, प्रश्न क्रमांक 20वां है। और प्रश्न 20 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा गुप्त काल से संबंधित संस्कृत के विद्वान नहीं है? तो गुप्त काल की जब बात होती है मेरे दोस्तों, तो अनेकों जो है गुप्त कालीन रचनाकार हुए हैं। ए कालिदास, बी शूद्रक, सी भवभूति या डी वराहमिहिर। और इनमें से मैं बात करूं कौन नहीं है, तो मेरे दोस्तों उत्तर हो जाएगा शूद्रक। शूद्रक जो है गुप्त कालीन रचनाकार नहीं है। एक बार और बता दूं, कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, शूद्रक, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, ये सभी जो है आपके शूद्रक को छोड़ आपका, ठीक है ना, शूद्रक को आप कैलकुलेट ना करें। बाकी सभी जो रचनाकार हैं वह क्या है मेरे दोस्तों? तो गुप्त काल से संबंधित संस्कृत का विद्वान। शूद्रक भी याद रखना गुप्त काल के ही हैं, लेकिन संस्कृत में जिन्होंने लिखा वो शूद्रक नहीं थे। ठीक है ना? आगे बात करेंगे, अपभ्रंश भाषा के लेखक थे ना, याद रखना मेरे। चलिए,
अगला सवाल है, सवाल नंबर 21 है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को हमें क्रम से जमाना है। तो गुप्त वंश में पहला चंद्रगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। आपको इसको क्रम से जमाना है। सीजीपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो गुप्त वंश के संस्थापक एवं प्रथम राजा कौन थे मेरे दोस्तों? ठीक है, तो क्रम से इसको जब आप जमाओगे तो आपको क्या मिलता है? चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। बिल्कुल ये सही तरीके से जमा हुआ है। आपका नंबर ई नंबर का आंसर सही हो जाएगा। ये क्रम में ही है ऑलरेडी, ठीक है ना। एक बार आप और देख लीजिए, गुप्त साम्राज्य की बात हो रही है। यहाँ पर आपका शुरुआत के शासन काल या शुरुआत के राजाओं की बात नहीं की गई, क्योंकि श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। और हमारे पास जो प्रश्न आया चंद्रगुप्त से आया है यहाँ से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आया श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद में आता है घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया, उसके बाद में आता है आपका समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त आता है, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, फिर कुमारगुप्त आता है, उसके बाद स्कंदगुप्त का आता है, स्कंदगुप्त के बाद उपगुप्त आता है भानुगुप्त, एवं अंतिम जो गुप्त राजा विष्णुगुप्त थे। तो एक चीज यहाँ पर और याद रखना, गुप्त साम्राज्य के अंतिम राजा कौन थे? तो विष्णुगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के अंतिम राजा हुए हैं। ओके मेरे दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़े। सवाल नंबर 22 है, निम्न कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करना है। तो गुप्त साम्राज्य स्वयं के लिए वैधि अधिकारों का दावा करते थे, सत्य। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, नो। भूमिदान की परंपरा का विस्तार किया, बिल्कुल सही। तो ये सी, पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन सही हैं। सीजीपीएससी में 2008 में ये पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23वां है मेरे दोस्तों, और 23वां प्रश्न क्या कहलाता है भाई? तो गुप्त काल के सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद का नाम? ए वराहमिहिर जिसको कहते हैं, बी आर्यभट्ट, सी बाणभट्ट, डी ब्रह्मगुप्त। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? उत्तर हो जाएगा बी आर्यभट्ट, जो कि गणितज्ञ के नाम से जाना जाता है। और इस आर्यभट्ट ने किसकी रचना की, क्या दिया था भाई? तो शून्य का सिद्धांत किसकी देन है मेरे दोस्तों? आर्यभट्ट की देन है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 24वां क्या है? गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया। अब गुप्त वंश का शासन कब से कब तक था? तो 319 से 500 ईसा पूर्व, 319 से 324 ईसा पूर्व, 325 से 375 और 566 से 597। तो उत्तर हो जाएगा ए, 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, मैं बार बार बोलता हूं, इतिहास का स्वर्ण काल इसी गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, तो गुप्त काल से संबंधित कुछ और फैक्ट को जानिए। तो गुप्त काल हमने क्या क्या बताया भाई इस गुप्त वंश के बारे में, गुप्त काल के बारे में? तो सबसे पहले मैंने कहा इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साहित्य, कला, विज्ञान और संस्कृति की प्रगति इसी काल से मानी जाती है। तो गुप्त काल के संस्थापक श्रीगुप्त थे, प्रथम राजा हुए, प्रथम शासक हुए श्रीगुप्त जी। और इतना याद रखना, इसके अलावा सोने के सिक्के जारी करने वाला वंश है आपका ये गुप्त वंश। इसके अलावा भूमिदान परंपरा का विस्तार भी किया है किसने? तो आपके श्रीगुप्त ने। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना आपको याद रखना। इस गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था मेरे दोस्तों? तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा। क्या था मेरे दोस्तों? नालंदा जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इतना आपको याद होना चाहिए।
इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न 25 का कहता है किसके शासनकाल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो भाई स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया। किसके? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। क्लियर है मेरे दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 26। तो सवाल नंबर 26 है मेरे दोस्तों, क्या कहे हैं देखो, मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? मथुरा में जो शिल्प कला बनाए गए हैं या बनता है किस पत्थर का उपयोग होता है? ए संगमरमर, बी काला पत्थर, सी लाल बलुआ पत्थर, या डी ग्रेनाइट पत्थर, या ई सफेद बलुआ पत्थर। सीजीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है और लाल बलुआ पत्थर जो है इनका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा भाई? लाल बलुआ पत्थर। अगला सवाल है सवाल नंबर ये जो है आपका 27वां, क्या कहता है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक ए आचार्य चतुर्सेन, बी विष्णु शर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, या डी प्रेमचंद। सी देखो यहाँ एमपीपीएससी में आए हैं और पंचतंत्र के लेखक मैंने बार बार कहा है विष्णु शर्मा जी हैं जिन्होंने पंचतंत्र की रचना किया है। भारत के नेपोलियन किसे कहा गया है? भारत का नेपोलियन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, या समुद्रगुप्त। तो बढ़िया सा सवाल है मेरे दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को, है ना। बिहार की परीक्षा में आया है, समुद्रगुप्त को जो है भारत के नेपोलियन कहा गया है। और बीपीएससी अर्थात बिहार पीएससी एग्जाम में ये जो प्रश्न है पूछा गया है। तो इतिहासकार देखो किसने कहा है भाई? विंसेंट स्मिथ ने अपनी जो रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की नीति एवं वीरता से प्रभावित होकर के उनको भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला है प्रश्न क्रमांक 29। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो देखो किससे संबंधित थे मेरे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ए वस्त्र उत्पादन, बी बहुमूल्य मणि एवं रत्न, सी हस्तशिल्प, या डी अफीम की खेती। तो उत्तर हो जाएगा वस्त्र उत्पादन। नाम सुने हो, गुजरात सबसे फेमस किसके लिए है मेरे दोस्तों? सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए गुजरात को जाना जाता है। ये गुप्त काल से जान रहे हैं मेरे दोस्तों। अब नालंदा का देखो अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा की स्थापना ए मौर्य काल, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। तो बढ़िया से आंसर है, उत्तर हो जाएगा गुप्त काल, अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। अर्थात शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था मेरे दोस्तों? तो नालंदा जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है ना। तो आज के सेशन का ये 30 क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं कुछ और बातों का जिक्र करूं जिसमें आपका आता है मेरे दोस्तों आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट की रचना की बात कर लूं मैं, यदि आप चाहो तो लिखते जा सकते हो। यहां पर राइटिंग नहीं बनता क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है भाई, है ना, मैं हाथ से ही लिखता हूं। तो चलिए देखिए आर्यभट्ट की रचना किसने की थी मेरे दोस्तों? आर्यभट्ट ने कौन कौन सी रचना किया है? एक तो है आर्यभट्टी, किसकी रचना किया है मेरे दोस्तों? आर्यभट्टी की रचना किया है, लिखते चलेंगे। दूसरा है सूर्य सिद्धांत, क्या लिखा है भाई? सूर्य का नहीं लिखना, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा है। दशमलव प्रणाली आर्यभट्ट की देन है। बीज गणित आर्यभट्ट की देन है। शून्य का सिद्धांत भी आर्यभट्ट ने दिया है। इसके अलावा पाई का मान 3.14 भी किसने दिया है मेरे दोस्तों? तो इस आर्यभट्ट ने ही दिया है। इस कारण जो है महान गणितज्ञ के रूप में हम आर्यभट्ट को जानते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से एक और गणितज्ञ का नाम सुने होंगे, वो है आपका भास्कराचार्य।
और इस भास्कराचार्य ने क्या क्या लिखा है उसको भी ध्यान दे। इसको भी गणितज्ञ कहा जाता है। और सिद्धांत शिरोमणि की रचनाकार कौन है भाई? भास्कराचार्य हैं। कौन है? सिद्धांत शिरोमणि के रचनाकार भास्कराचार्य हैं, याद रखना। ठीक है, इतना आप सभी को पता होना चाहिए। इसी में एक चीज और निकल कर आता है और वो है मेरे दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहां हुआ था। चैतन्य जो है महाप्रभु का जन्म जो है आपका बंगाल में हुआ था मेरे दोस्तों, याद रखना। कहां पर हुआ था भाई? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है बंगाल में हुआ था। इतना आप सभी अवगत रहें, आप सभी को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने आज की सेशन में रखने का प्रयास किया है। 30 क्वेश्चंस के सीरीज हैं जो कि आप सभी के लिए हमने लाया है। आगे भी हम जो है बात करेंगे मुगल काल से संबंधित और जितने भी है तमाम जो एमसीक्यूज है एसएसटी की आप सभी के लिए लाते रहेंगे। जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक एक करके आपको हमने थ्योरी की क्लासेस लिया है कंटिन्यू, उसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज भी आप सभी के लिए कंटिन्यू ला रहे हैं। यदि आपको सामाजिक विज्ञान की हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो अभी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन में जा करके सामाजिक विज्ञान की नोट्स प्राप्त कर सकेंगे। यदि हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना है तो हमसे यदि किसी तरह से हमसे जानकारी चाहते हैं तो हमसे ओनली व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर। 8839730092 इस नंबर से आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे दोस्तों, और किसी भी प्रकार से समस्या आप जो है हमसे पूछ सकते हो। चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। साथ ही अगर नए हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।